आज हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि पृथ्वी एक गोलार्ध है। पृथ्वी एक गोलार्ध है अर्थात जियोड है। अगर इंग्लिश में बोले हम तो जियोड। पृथ्वी का आकार गोलार्ध रूप में है और पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर किए गए जाने वाले परिभ्रमण के कारण विषुवतीय के क्षेत्रों में पृथ्वी का विस्तार अधिक हो जाता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में यह चपटाकार हो जाता है। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में चपटाकार हो जाएगा, जबकि यहाँ विषुवतीय क्षेत्रों में थोड़ा अधिक विस्तार हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है और पृथ्वी परिभ्रमण करती है, इसी से एक अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। अतः पृथ्वी का विस्तार विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम पाया जाता है। अर्थात ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कम, और जबकि ईस्ट से और वेस्ट अर्थात विषुवत रेखा की ओर अधिक इसका विस्तार पाया जाता है। अब हम पृथ्वी की धुरी की बात करते हैं। ये पृथ्वी की धुरी अर्थात एक्सिस ऑफ द अर्थ, एक्सिस ऑफ द अर्थ, यह एक काल्पनिक रेखा है। यदि हम इसको चित्र के माध्यम से देखें, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में हम ये एक्सिस बना लिया हमने। ये एक्सिस, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। यदि हम इनकी कोण का लंबवत देखते हैं तो ये कोण, ये विषुवत रेखा और ये ध्रुवीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे ये अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। कितने का? 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। जबकि अगर लंबवत में कक्षीय तल की देखें तो इसकी जो कोणीय दूरी है वो लगभग 66.5 डिग्री के पास होती है। अर्थात हम अगर अक्ष का कक्षीय तल से 66.5, जबकि अक्षीय जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री हो जाता है। और ये एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी अपना भ्रमण करती है। पृथ्वी का ये अक्ष झुका हुआ है, यह लंबवत से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और कक्षीय तल से यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इस झुकाव को ही हम, ये झुकाव है, इस झुकाव को ही हम अक्षीय झुकाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षीय झुकाव कहेंगे। ये तो अक्षीय झुकाव कितना हो गया? 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव। साथियों, अब हम पृथ्वी की कक्षा की बात करते हैं। पृथ्वी की कक्षा, तो पृथ्वी की कक्षा अर्थात ऑर्बिट, कक्षा ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का अगर हम माने तो डायग्राम, पृथ्वी लगभग गोलाकार स्थिति में पाई जाती है। तो अब इसमें अगर हम पृथ्वी की स्थिति देखें तो माना कि यहाँ अर्थ है और यहाँ भी अर्थ बना देते हैं और इनके मध्य में बना दिया हमने सूर्य। तो ये सूर्य से जो पृथ्वी की कक्षा है, तो ये कक्षा में ये अर्थ ग्राउंड लगाएगी
और जो ये चक्कर लगाएगी ये दीर्घ वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? दीर्घ वृत्ताकार। अर्थात ये पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, बड़ा वृत्त बना हुआ है, लेकिन इसकी निश्चित ये दूरी नहीं है कि सूर्य से कहीं अधिक है तो कहीं कम दूरी होगी। तो इसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसे दीर्घ वृत्ताकार के रूप में देखते हैं। अब पृथ्वी का अगर हम ये दीर्घ वृत्ताकार है और अगर बीच में हम सन रख देते हैं पुनः, और तो अर्थ इसके चारों तरफ राउंड लगाती है। अगर अर्थ इसके राउंड लगाती है तो कहीं इसकी सूर्य से दूरी अधिक हो जाती है तो कहीं पास हो जाती है। अब वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए, क्या करते हुए? चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये परिक्रमा लगाती है किसकी? सूरज की। तो उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, उसे हम पृथ्वी की ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। और यह दीर्घाकार होने के कारण पृथ्वी तथा सूर्य के बीच समान दूरी नहीं बना पाती, कहीं अधिक और कहीं कम दूरी पाई जाती है। तथा सूर्य के बीच समान दूरी नहीं बनाने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी अगर माने तो 15 करोड़ किलोमीटर इसकी औसत दूरी पाई जाएगी। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर इसकी औसत दूरी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य से अगर पृथ्वी की दूरी अधिक है तो उस स्थिति को हम बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य के पास स्थित है तो उस स्थिति को हम बोलेंगे उपसौर। अर्थात पृथ्वी सूर्य के जितनी पास है तो उस स्थिति को हम उपसौर बोलेंगे, और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से दूरी ही पाई जाएगी। अब हम पृथ्वी को देखते हैं कि ये वृत्ताकार उसका राउंड है और यहाँ सूर्य है। अब पृथ्वी यदि इन स्थितियों पर स्थित है तो यदि नज़दीक है सूर्य के तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसौर। अर्थात पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहाँ सूर्य एवं पृथ्वी के सबसे अधिक समीप होता है, उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को आती है। अब 3 जनवरी को यह स्थिति आती है। इसके कारण सूर्य की विकिरण औसत, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर औसत से 7% अधिक तक आती है। कितने तक? 7% से अधिक आती है, अर्थात औसत 7% रहती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के अधिकतम पास रहती है, तो जब अगर पास रहती है तो निश्चित है कि इसका प्रकाश भी हमें ज़्यादा मिलेगा, और प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो हमें ये स्थिति सौर विकिरण अधिक प्राप्त करवाएगी। तो इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि औसत से 7% अधिक यदि हमारे पास सौर विकिरण प्राप्त होती है तो निश्चित ही है पृथ्वी पर थोड़ा सा गर्मी आती है। लेकिन इस स्थिति में हम यह देखते हैं कि इसमें 3 जनवरी को यह स्थिति बनेगी, और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। कहाँ रहता है? ये पृथ्वी है और सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी? इसमें दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में
क्योंकि मकर रेखा के आसपास रहता है। ठीक है, तो अब यदि दिसंबर में जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं तो अधिक टेम्परेचर पृथ्वी प्राप्त करती है, तो इस कारण से ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें तो सर्दी है वो और अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अधिक हो जाएगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में भी ठंड होती है, लेकिन इसके तापमान से हमें फ़ायदा होता है। हमें क्या होता है? फ़ायदा होता है। क्यों होगा फ़ायदा? क्योंकि इसकी जो किरणें हैं वो अधिक प्राप्त होगी और इससे हमें जो कड़ाके की सर्दी होती है, प्रचंड जो सर्दी होती है, उससे हम बचाव कर पाते हैं इससे। तो हमें सूर्य की जो विकिरण है वो अधिक प्राप्त होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध इतना अधिक ठंडा नहीं हो पाता, जबकि दक्षिणी गोलार्ध ठंड से भी और अधिक ठंडा हो जाता है। अब हमें उत्तरी गोलार्ध में इसकी किरणें ज़्यादा अधिक पड़ने से क्या होगा? क्योंकि अधिकतर विश्व के सभी देश उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में ही सभी, लगभग सभी, अधिकतर, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह को छोड़कर सभी जितने भी मुख्य भूमि है वो अधिकांश उत्तर रेखा के, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अब हम देखते हैं अपशोर की स्थिति। अब अपशोर की स्थिति, यह स्थिति मानो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अगर हम रखें तो सूर्य, ये सूर्य है, तो सूर्य की स्थिति अपशोर में 4 जुलाई को बनती है। कब बनेगी भाई? 4 जुलाई को बनती है। अपशोर का मतलब ये अधिक दूरी होगी, और ये दूरी कितनी होगी? लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर से अधिक होगी। अगर ये दूरी अधिक है तो हमें सूर्य की किरणें कम मात्रा में प्राप्त होगी, अर्थात कितनी कम प्राप्त होगी? 7% से कम प्राप्त होगी। कितनी मात्रा में? 7% कम प्राप्त होगी। और इसी समय सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग कर्क रेखा के आसपास आ जाती है। लाइन ऑफ कैंसर कर्क रेखा के आसपास आ जाती है, अर्थात 23.5 डिग्री के आसपास ये आ जाती है, क्योंकि जून में आती है सीधी। लेकिन जुलाई में यहाँ तापमान अधिक, सूर्य के अधिक होने के कारण कम प्रभावित होता है। तो ये हमें, इसका अर्थ क्या हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिक दूर होने पर, अर्थात अपशोर की स्थिति में होने पर सूर्य की विकिरण हमें कम प्राप्त होती है, तो हमें गर्मी में, जो प्रचंड गर्मी पड़नी चाहिए, उसमें हमें राहत मिलती है। क्या मिलती है? राहत मिलती है। जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में की स्थिति इससे जस्ट उल्टी हो जाती है, अर्थात इसके विपरीत पाई जाती है। तो उपसौर का मतलब हो गया पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है। उस दूरी कितनी होगी? लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर अपशोर की स्थिति में। और ये स्थिति कब बनेगी? 4 जुलाई को। जबकि उपशोर की स्थिति अगर देखें तो वो 3 जनवरी को बनती है, और इसमें पुनः हम देखते हैं कि भाई उपशोर का क्या प्रभाव पड़ेगा। उपशोर और अपशोर दोनों ही स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की मौसमी परिस्थिति को अनुकूल बनाने का कार्य करती हैं। उपशोर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता को कम कर देती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता में वृद्धि कर देती है। ये कौन सी है? उपशोर की स्थिति। कौन सी स्थिति है? उपशोर की। वहीं यदि अब अपशोर की स्थिति का देखें तो अपशोर की स्थिति में हम पाते हैं कि अपशोर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को तो कम कर देती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता को और अधिक
बढ़ा देती है। बढ़ा देती है मतलब अधिक कर देती है। तो उपसौर और ये उपसौर और अपसौर, इन दोनों में साफ अंतर है कि ये पृथ्वी के सबसे अधिक दूर, ये पृथ्वी के सबसे अधिक पास। ये स्थिति कब बनती है, अभी देखते हैं। ये स्थिति कब बनेगी, 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। इसमें क्या होता है, 7% तापमान अधिक होता है, सूर्य विकिरण हमें अधिक प्राप्त होती हैं, जबकि 7% सौर विकिरण कम प्राप्त होती है। ये हमारे उत्तरी गोलार्ध के लिए बहुत अधिक फायदे है। ये भी उत्तरी गोलार्ध के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट भी क्या क्या है इसमें। तो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं कि उपसौर और अपसौर की स्थिति कैसी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी की गति, अगर तो मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है वो हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। अर्थात पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो परिभ्रमण अपने अक्ष पर, और दूसरा परिक्रमण किसके, सूर्य की। तो ये 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियाँ होती हैं। तो अब हम प्रथम जो देखते हैं इसको, परिभ्रमण को। इसको परिभ्रमण, पृथ्वी का आकार अपनी दूरी पर चक्कर लगाना ही परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। कितना लगेगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसी दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर तो इसमें क्या है, पृथ्वी अपने पश्चिम से और पूर्व की ओर गति करती है, और ये जो गति करती है इसकी गति होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें हम तो 463 मीटर प्रति सेकंड की गति होती है। कितनी होगी, 463 मीटर प्रति सेकंड की दर से होगी। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ होती हैं। गतियों में हम कारण को देखते हैं। तो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी की जो गति है, परिभ्रमण गति है, तो उसका प्रभाव क्या हो गया भाई। इसके प्रभाव से क्या बनेंगे, एक तो दिन और रात बनना। दिन रात कैसे बनते हैं, ये अपन मान लेते हैं पृथ्वी है और इधर सूर्य है। तो इसकी पृथ्वी की किरणें पृथ्वी पर, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी आ रही, लेकिन ये अक्ष और अक्ष पर ये परिभ्रमण कर रही गति, पूर्व से, सूर्य पश्चिम से और पूर्व की तरफ। तो जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होगा, इधर होगा सूर्य के सामने अगर जो भाग होगा उसमें तो दिन होगा,
और अगर इसके विपरीत इधर क्या होगा, रात होगी, इधर रात होगी और इधर दिन हो गया। तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण, या हम घूर्णन भी कह सकते हैं इसको। तो कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि दिन रात बनने का क्या कारण है। तो क्या कारण है, पृथ्वी का परिभ्रमण। यदि हम दूसरा कारण देखें, प्रभाव देखें इसका, तो पूर्व से सूर्योदय का होना। माना कि ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, इधर मान लेते हम सूर्य है, क्या है, सूर्य। तो इसकी किरणें सीधी इधर आएंगी। तो अब पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से, इधर से और इधर, पूर्व से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो अब इससे स्पष्ट है ना कि जिधर सूर्य की किरणें बढ़ेंगी उधर दिन होगा, और ये पूर्व पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ घूम रही है पृथ्वी, तो यहाँ से और इधर आएगी तो हमें पूर्व दिशा में ही सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है। अगर इसकी गति इसके विपरीत होती, जैसे पूर्व से पश्चिम होती, तो हमें यहाँ से अगर दिखाई देता तो यूं घूमती पृथ्वी, तो इसका जस्ट विपरीत दिशा हो जाती, तो हमें पश्चिम में उगाई देता। क्योंकि अगर यहाँ हम बैठे रहते, पृथ्वी इधर घूमती, तो कहाँ सूर्योदय होता, पश्चिम में होता। लेकिन अब पृथ्वी की जो घूर्णन करती है किस दिशा में है, पश्चिम से और पूर्व की तरफ है, तो सूर्य कहाँ से होगा, पूर्व से दिखाई देता है हमें। अब हम तीसरा प्रभाव देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है। कौन सा है, कोरियोलिस पर। जैसे कि माना ये हमारी पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से ये इक्वेटर गुजर रही है, इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा गुजर रही है। अगर हम 23.5 डिग्री जाएं तो लगभग 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा है, और नॉर्थ में साउथ में जाएं तो 23.5 डिग्री पर क्या आएगा, मकर रेखा आएगा। तो अब पृथ्वी हम जानते हैं कि अपनी अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है वो कौन सी दिशा से कर रही है, पश्चिम से और पूर्व की तरफ, अर्थात वेस्ट से और ईस्ट की तरफ कर रही है। जब पृथ्वी अपनी इस तरीके से अपना अक्ष पर घूम रही है तो जो भी स्थिति है इसमें किसी भी वस्तु की, वो एक जगह ना रहकर पीछे छूटती हुई दिखाई देती है। मान लो ये कोई वस्तु यहाँ है, लेकिन ये पृथ्वी का जो है घूर्णन इस दिशा में है, तो यहाँ से वो अपनी विक्षेपित हो जाती है, अपनी दिशा कहाँ हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, कोरियोलिस बल हो गया। अर्थात दूसरे अर्थों में हम देखें, जैसे ही इस हम बॉल को घुमाते हैं तो यहाँ जो भी चीज़ रखी है वो अगर इधर जाएगी तो अपने मास से थोड़ा विक्षेपित हो जाती है, तो इसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अब इस बल का प्रभाव क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में यह है अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। कहाँ, दाईं ओर मुड़ जाती है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कोरियोलिस बल का निर्माण होता है, और कोरियोलिस बल मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुओं पर लगता है। इस बल से उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं दाईं ओर घूम जाती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे कोरियोलिस का बल बढ़ता जाएगा, और सर्वाधिक कोरियोलिस बल ध्रुवीय क्षेत्रों में
लगता है। विषुवतीय रेखीय जो क्षेत्र है उनमें कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है, अर्थात वस्तु की गति जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक कोरियोलिस बल उस वस्तु पर लगता है। अर्थात गति समानुपाती होती है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, कोरियोलिस के बल के कारण। तो ये क्या हो गया, ये प्रभाव हो गया कोरियोलिस बल का। अब हम देखते हैं कि कोरियोलिस बल के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है। तो इस चक्रवात का या साइक्लोन को हम कह सकते हैं, उनको चक्रवात या साइक्लोन के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है। जैसे हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, ये मान लो पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति घड़ी की सुई की विपरीत होती है। अर्थात चक्रवात कैसे आएंगे, इस स्थिति में आएंगे, घड़ी की सुई के विपरीत आएंगे, और मध्य में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, जबकि परिधि पर यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनता रहेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हाई प्रेशर, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चक्रवात में हवाएं चलती है। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे हम देखते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। जैसे लो प्रेशर भी होगा और हाई प्रेशर भी होगा, परिधियों पर हाई प्रेशर और मध्य में क्या होगा, लो प्रेशर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसके जो चक्रवात हैं इनकी स्थिति क्या होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इनकी हवाओं की स्थिति क्या होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो चक्रवात का ये प्रभाव कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण कैसे हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। और जबकि उत्तरी गोलार्ध में कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात, अब इसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है। अब नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध में, यदि उत्तरी गोलार्ध में देखें तो मध्य में हाई प्रेशर होता है और परिधियों पर लो प्रेशर बनता है, और हवाएं मध्य से बाहर की तरफ निकलती हैं, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। और कैसे चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगी, क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। जबकि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन की बात करें तो वो स्थिति होगी, हाई प्रेशर मध्य में होगा, लेकिन हवाएं कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलेंगी। तो कोरियोलिस बल के कारण प्रति चक्रवात का भी निर्माण होता है। अब सवाल यह था कि चक्रवातों का निर्माण किस कारण से होता है, तो मुख्यतः किसका है, कोरियोलिस बल के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है। अब चूंकि हम देख चुके हैं कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें कोरियोलिस बल बहुत ही कम पाया जाता है या निर्माण ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में चक्रवातों का भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें इनका निर्माण नहीं पाया जाता है। तो आज हमने इतना पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।